हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की माही नदी के ऊपर। और ये नदी आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियों पे हम चर्चा कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने लूनी नदी व उसकी सहायक नदियों का ड्रेनेज पैटर्न देखा था। अभी हम माही नदी के ऊपर चर्चा करेंगे। माही नदी दोस्तों, इसका उद्गम है मध्य प्रदेश में मऊ की पहाड़ियों से उद्भूत होकर उत्तरवर्ती प्रवाहित होती है माही नदी। इसके पश्चात राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ग्राम खाटू के निकट प्रवेश करती है और फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए 576 किलोमीटर का मार्ग तय करने के पश्चात ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं। तो कहाँ से राजस्थान में एंटर कहाँ से करती है? बांसवाड़ा में। कौन कौन से जिलों में बहती है? 2 ही जिलों में बहती है, ध्यान रखना, बांसवाड़ा व डूंगरपुर। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और अलग अलग एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माही नदी कहाँ पर बहती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र अगर हम देते हैं, देखिए तो उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर जिलों में 16,030 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जो कैचमेंट एरिया है वो काफ़ी लार्ज स्केल में, अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसका एक्सटेंशन है, लेकिन बेसिकली बहती 2 जिलों में है ये। अगर हम आगे देखें तो माही नदी बांसवाड़ा के निकट माही बजाज सागर जो डैम है आपका, उसका निर्माण किया गया है और ये बेसिकली इरिगेशन के पर्पज़ से इसको बनाया गया था। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ माही की अगर देखें, सोम, जाखम, अनास, चाप और मोरेन, ये 2 इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। पश्चिमी बनास नदी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही जिले में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रन में समाहित हो जाती है। तो माही रिवर आपके जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपके, स्पेशली इन 2 बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में, और बहुत सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इसके सब ऊपर होती है। माही बजाज सागर डैम जमनालाल बजाज जी के नाम से ये बजाज सागर डैम बनाया गया है। माही बजाज सागर डैम इसी पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है दोस्तों साबरमती रिवर। ये उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से निकलकर उदयपुर एवं सिरोही जिलों में प्रवाहित होकर गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो आपने देखा कि उदयपुर से निकलती है और उदयपुर और सिरोही जिलों में बहती हुई फिर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और प्रारंभ में यह वाकल के नाम से जानी जाती है। थमती, मेशरवा और याजम, देखिए थमती, मेशरवा और याजम इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ दोस्तों अच्छे से हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछा जाता है। तो इसकी सहायक नदियाँ हो गई थमती, मेशरवा और याजम, इसकी सहायक नदियाँ हैं। और कहाँ गिरती है ये? खंबात की खाड़ी में। कहाँ से इसका उद्गम होता है? उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से निकलकर सिरोही जिलों में प्रवाहित हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये आपकी होगी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कंप्लीट। अब देखते हैं राजस्थान में जो अन्य आपका जो ड्रेनेज पैटर्न बनता है वह अंतः प्रवाहित नदियों वाला क्षेत्र। अंतः प्रवाहित नदियाँ जो आपके समुद्र में न गिर के आपकी मृदा में ही विलुप्त हो जाती है। अंतः प्रवाहित नदियाँ राजस्थान में अनेक नदियाँ इस प्रकार की है जो कुछ दूरी तक बहकर रेत अथवा भूमि में विलीन हो जाती है अथवा सूख जाती है। पहले हमने 2 तरह के ड्रेनेज पैटर्न पढ़े, अरब सागर में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। तीसरा ड्रेनेज पैटर्न है अंतः प्रवाहित नदियाँ। पश्चिमी राजस्थान जहाँ वर्षा एकदम कम होती है वहाँ इस प्रकार के नाले अथवा छोटी छोटी नदियाँ देखी जाती है, जो थोड़ी दूर आपके पहाड़ों से निकलेगी, थोड़ी दूरी पे आपके ज़मीन पे बहेगी और फिर आपका विलुप्त हो जाती है मिट्टी के अंदर। तो इसे अंतः प्रवाहित नदियाँ कहते हैं। इसमें अगर हम प्रमुख नदियाँ देखें तो कातली, साबी, काकानी, घग्गर आदि ये प्रमुख नदियाँ हैं जो आपकी अंतः प्रवाहित नदियों का क्षेत्र है। और इस मैप में आप देख पा रहे हैं जो घग्गर नदी व उसका जो क्षेत्र है वो सब देख पा रहे हैं। अंतः प्रवाहित नदियों का क्षेत्र है। और कांतली नदी है जो इसका उद्गम होता है सिक्कर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। 100 किलोमीटर बहने के पश्चात ये सिक्कर, झुंझुनू जिलों में बहती हुई चूरू जिले में जाके वहाँ की मिट्टी में विलुप्त हो जाती है। आप इस मैप में देख पा रहे हैं, देखिए कांतली नदी इसमें शो हो रही है आपके झुंझुनू जिले और चूरू के ऊपर। आप देखेंगे मैप में तो वहाँ पे आपको कातली नदी नज़र आएगी। निकलती कहाँ से है? खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है सिक्कर ज़िले में। ये सीजनल रिवर है, केवल वर्षा जब होती है तभी ये रिवर फ्लो होती है और थोड़ा इसमें पानी आता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है आपको साबी नदी, जयपुर की सेवर पहाड़ियों से निकलकर जयपुर जिले की सेवर पहाड़ियों से निकलती है। बांसुर, बहरोड, किशनगढ़, मंडावर और तिजारा, ये अलवर की 2 तहसीलें हैं, इनमें बहती है।
हरियाणा में फिर प्रवेश कर जाती है। जयपुर, अलवर और फिर हरियाणा में आपके ये प्रवेश कर जाती है साबी नदी। ये भी अंतः प्रवाही नदी है और वहाँ जाकर विलुप्त हो जाती है हरियाणा के अंदर, मिट्टी के अंदर। नेक्स्ट नदी है दोस्तों काकनी अथवा काकने नदी। ये जैसलमेर के से लगभग 27 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में कोटरी गांव है, वहाँ से निकलकर थोड़ी दूर बहती है और बहने के बाद ये मिट्टू में विलुप्त हो जाती है। इसे मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि मसूरदी नदी कहाँ बहती है या काकने नदी कौन से ज़िले में बहती है। तो हमेशा ध्यान रखना जैसलमेर की ये एकमात्र नदी है जो वहाँ बहती है। इसके अतिरिक्त घग्गर नदी, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी माना जाता था, हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में प्रवाहित होती हुई हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी तहसील में प्रवेश करती है। तो कहाँ से निकलती थी ये नदी? शिवालिक पहाड़ियों से, फिर हरियाणा में बहते हुए हनुमानगढ़ जिले में ये टिब्बी तहसील में प्रवेश करती है। फिर वहाँ से हनुमानगढ़, गंगानगर के सूरतगढ़, अनूपगढ़ क्षेत्र में होते हुए इसका जल पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक जाता था इसका पानी। वर्तमान में इस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। इस नदी को मृत नदी या डेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। वर्षा काल में इस नदी में अत्यधिक पानी आ जाने से सर्वत्र बाढ़ का सा दृश्य उपस्थित हो जाता है। शेष मौसम में यह शुष्क रहती है। तो जब कभी बाढ़ आती है तो यहाँ पे एकदम से लगता है कि बहुत बड़े एरिया में फ्लड आ गया हो और ये नदी आपकी वहाँ बहती है। इसके अतिरिक्त आप देखें तो बाणगंगा और सांबर झील जयपुर जिले के निकट विराटनगर की पहाड़ियों से निकलकर अंतरिक्ष प्रवाहित प्रणाली के रूप में, क्योंकि इसका पानी यमुना तक नहीं पहुंचकर भरतपुर के आसपास ही फैल जाता है। नेक्स्ट आपका सांबर झील, इसे रिवर ना करके झील ही कहेंगे। सांबर झील का जो क्षेत्र है वहाँ पे आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सांबर झील में 4 नदियाँ आके गिरती है। मेढा नदी, रूपनगढ़ नदी, तुरंतमंती नदी, खारी व खंडेला नदियाँ। ये छोटी छोटी जो नदियाँ हैं ये इसमें आके आपकी गिरती है सांबर लेक के अंदर। आप इस मैप में देख पा रहे हैं सांबर लेक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है आपकी, यूनेस्को की लिस्ट में भी है इसका। राजस्थान की वेटलैंड है ये, आपकी रामसर कन्वेंशन साइट है। यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, सॉल्ट के लिए बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस लेक है ये। तो इस वजह से भी इम्पोर्टेंस रखती है। ये जयपुर और नागौर ज़िले की सीमा पर आपका ये बॉर्डर बनाती है। तो इस तरह से आपने देखा ये मुख्य नदियाँ और इसकी सहायक नदियाँ। तो इस तरह से हमने राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया था और तीनों की हमने मुख्य नदियाँ व उनकी सहायक नदियों पर चर्चा की। अब दोस्तों आपकी जो एग्जामिनेशन होगा उसमें अगर हम आपको क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो कुछ क्वेश्चंस के आपके एग्जाम्पल में यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगा। राजस्थान में वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी का नाम क्या है? चंबल नदी का उद्गम कहाँ पर है? चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम क्या है? बनास नदी कहाँ से निकलती है? बनास नदी की सहायक नदियाँ कौन सी? इसी तरह से आप अपने दिमाग में क्वेश्चन फ्रेम कीजिए अलग अलग नदियों के नाम से। आप लूनी से कर सकते हैं, बनास से कर सकते हैं, बाणगंगा से कर सकते हैं, तो माही से कर सकते हैं, साबरमती से कर सकते हैं। उन नदियों का इन्हीं क्वेश्चंस पे आप उन नदियों को फिट करते जाइए और देखते जाइए। लॉन्ग क्वेश्चंस में जो आपके पूछा जाता है एग्जाम में, वो पूछा जाता है राजस्थान की भूगर्भिक संरचना का वर्णन कीजिए, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये आपका फिजियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस जो टॉपिक से जो भी हमने डिस्कस किया नदियों वाला, इससे पूछा जाएगा राजस्थान के अपवाह तंत्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पीछे जो हमने राजस्थान के अभी तक जो टॉपिक डिस्कस किए हैं इस पेपर में, उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन है राजस्थान को द्रातिलीय प्रदेशों में विभक्त कीजिए तथा अरावली पर्वतमाला के उच्चावच का वर्णन कीजिए। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अथवा हाड़ौती प्रदेश के द्रातली स्वरूप का वर्णन कीजिए। पूर्वी मैदान की द्रातली विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैंने ये 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, डेफिनेटली आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन आपको आपकी फाइनल एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। इस तरह से आप ये अप्रोच रखेंगे तो आपको डबल बेनिफिट होगा। एक तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट में आप अच्छे मार्क्स भी लाएंगे और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।